जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 5 का भाग 3 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 5 का भाग 4 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को इस कहानी में बताया कि एक आदमी था जो कि सबसे पहले आता है और खिलौने बेचता है। वो बच्चों को बहुत ही सस्ते में खिलौने दे देता है और चला जाता है। फिर वो कुछ दिनों बाद आता है तो मुरली बेचते हुए आता है और फिर वो बच्चों को अलग अलग रंग की अलग अलग तरीके की मुरलियाँ बेचता है और बहुत ही सस्ते भाव में बेचकर जाता है। इस भाग में वो व्यक्ति आता है तो मिठाई बेचने आता है, लेकिन वो हर बार एक ही तरीके से बच्चों को बुलाता है। जैसे खिलौने बेचने आता है तो खिलौने बेचता है, और बच्चों को बुलाता है। हर बार वो गाता है। जैसे पहली बार वो खिलौने बेचने आता है तो कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर आता है मुरली बेचने तो फिर वो गाता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इसके बाद वो 8 महीने बाद आता है तो मिठाई बेचने आता है और फिर गाता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब वो बच्चों के लिए मिठाई लेकर आता है, जिसे सुनकर रोहिणी छत से नीचे आती हैं और अपनी सास से कहती हैं कि उस मिठाई वाले को बुलाइए और चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ठीक है। तो जो दादी थी यानी बूढ़ी दादी जो थी वो क्या करती हैं कि उस मिठाई वाले को बुलाती हैं और उसके पास जाकर पूछती हैं कि ये जो मिठाइयाँ हैं ये तुमने कितने में दी। तो मिठाई वाला दादी जी को बताता है कि मिठाई तो मैं बहुत सस्ते में देता हूँ, आपको कितनी मिठाई चाहिए, ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं। और फिर अपने मिठाई के गुण बताता है कि ये रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ जायकेदार हैं, और पैसे की 16 देता हूँ। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बता रही हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। दादी कहती हैं कि पैसे में 16 अगर देते हो तो ये बहुत कम है, पैसे के 25 दो। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मिठाई वाला कहता है कि नहीं नहीं, मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, इतना भी दे देता हूँ वही काफ़ी है, अब इससे अधिक तो मैं नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी क्या था कि वो वहीं पे खड़ी थी दादी के बगल, तो कहती है कि अरे चलिए कोई बात नहीं दादी, ये बहुत सस्ता दे रहा है, ये लीजिए 4 पैसे और 4 पैसे की मिठाई ले लीजिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दूँ? नहीं, बूढ़ी दादी जो कहती हैं तो 4 की दे दो। बूढ़ी दादी जो थी वो कहती हैं 4, ये लो 4 पैसे और 4 पैसे की मिठाई दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। फिर बूढ़ी दादी कहती हैं अच्छा ठीक है, 25 मत दो लेकिन 20 तो दे दो, 1 पैसे की 20 मिठाइयाँ। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। बूढ़ी दादी कहती हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे ज़्यादा मोल भाव करने नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और ये कहते हुए
दादी जी जो थी वो मुस्कुरा दी। पोपले मुख यानी कि जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, यानी दादी जी जो बूढ़ी थी उनके मुंह में दांत नहीं थे, तो इसलिए उनके मुंह को कहा गया है पोपला मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी दादी से कहती है, रोहिणी जानना चाहती है कि कहीं ये वही मिठाई वाला तो नहीं है जो पहली बार खिलौने बेचने आया था, फिर मुरली बेचने आया था। तो इसलिए वो दादी से कहती है कि आप इससे पूछिए कि ये इस शहर में और भी कभी आया था या पहली बार आया है। ये यहाँ का रहने वाला तो नहीं है, निवासी यानी यहाँ का रहने वाला। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी की बात जब दादी कहना चाहीं तो मिठाई वाले ने उनके कहने से पहले ही उत्तर दे दिया कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली। रोहिणी जो थी वो चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? चिक मीन्स होता है घूंघट। जैसे गाँव में आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि स्त्रियां जो हैं वो घूंघट की रहती हैं, अपना मुंह ढकी रहती हैं। तो इस तरीके से उस मतलब जिस पल्लू से वो मुंह ढकी रहती हैं उसको चिक बोलते हैं। तो रोहिणी घूंघट के आड़ से बोलती है कि आप पहले भी मिठाई ही बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूब कर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला बताता है, बहुत खुश होके बताता है कि हाँ मैं इससे पहले भी आया था, तो जब मैं इससे पहले आया था तो मुरली लेकर बेचने आया था, फिर और उसके पहले मतलब सबसे पहले जब आया था तो खिलौने लेकर बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी जो सोच रही थी कि कहीं ये वही तो नहीं, तो उसका अनुमान जो था वो ठीक निकला। ये वही व्यक्ति था जो खिलौने और मुरली बेचने आया था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब तो जो रोहिणी थी वो उससे और भी कुछ पूछना चाहती थी, और भी उसके मन में और भी सवाल उठने लगे कि वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी उससे पूछती है कि आखिर ये जो व्यवसाय करते हो तुम, उसमें तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। जब रोहिणी पूछती है उससे कि आखिर इस काम को करने से तुम्हें क्या मिलता होगा या कितना मिलता होगा, तो मिठाई वाला बोलता है कि नहीं मिलता तो ज़्यादा नहीं है, केवल कभी कभी खाने भर का मिल जाता है और कभी उसके लिए भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ संतोष, धीरज और इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है, और मैं केवल यही चाहता हूँ। सो कैसे? फिर रोहिणी पूछती है, वो कैसे, ये भी बता दो। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मिठाई वाला कहता है कि छोड़िए, जाने दीजिए, उन बातों की चर्चा करने से या उन बातों को बताने से क्या फ़ायदा, उन बातों को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। फिर रोहिणी कहती है, अच्छा ठीक है, जब इतना आपने बता ही दिया है तो थोड़ा और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी कहती है कि मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि आखिर तुम ये काम क्यों करते हो, और इसमें तुम्हारा कोई नुकसान, हर्जा मीन्स नुकसान, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा,
मिठाई मैं और भी ले लूँगी, मतलब अगर तुम बताओगे तुम्हारा टाइम यहाँ ज़्यादा जाएगा, तुम्हारा समय ज़्यादा बीतेगा, तुम नहीं बेच पाओगे तो कोई बात नहीं है, मैं तुमसे और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। बहुत ही गंभीर भाव के साथ मिठाई वाला बोलता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मैं भी अपने नगर का, अपने शहर का एक प्रतिष्ठित, एक जाना माना आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। कहता है मेरे पास भी मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़ा था, नौकर चाकर था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वो अपनी पूरे जीवन की बात बताता है कि मतलब मेरे जीवन में क्या था, मैं कैसा था पहले। तो बताता है कि मेरी स्त्री थी, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था। मेरा जो परिवार था वही मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब बाहर जो था वो सुख, संपत्ति यानी धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ मेरे पास था, और जो भीतर यानी अंदर था वो सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मेरी जो पत्नी थी वो मेरे लिए मेरी जान थी, और वो बहुत ही सुंदर थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और दोनों बच्चे मेरे बहुत ही सुंदर थे, जैसे लगते थे कि सोने के खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी अटखेलियों यानी उनके खेल से पूरा घर भरा रहता था, शोरगुल से। समय की गति, विधाता की लीला, समय की चाल और विधाता की लीला यानी भगवान की महिमा, अब कोई नहीं है। फिर मिठाई वाला कहता है कि मेरे पास इतना सब कुछ था, मेरे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। तो कहता है दादी मैं चाहता तो नहीं था कि मैं जीऊं, लेकिन क्या करूं, प्राण निकालना तो चाहा लेकिन प्राण निकले नहीं, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। फिर वो मिठाई वाला कहता है कि उन्हीं अपने बच्चों की खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। फिर कहता है कि वे जो मेरे बच्चे थे वो यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। मतलब वो कहता है, उसके कहने का मतलब है कि इन बच्चों में ही मेरे बच्चों की आत्मा होगी, वो कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, कहीं ना कहीं उनका जन्म हुआ ही होगा, इसलिए मैं उनकी खोज में निकला हूँ। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं उसी तरीके से रहता, उन्हीं की सोच में डूबा रहता, तो मैं घुल घुल के मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, और ऐसा कर कर मुझे संतोष मिलता है, और मैं सुख संतोष के साथ मरना चाहता हूँ और मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मतलब इस तरह से जो मैं जीवन जी रहा हूँ, कि मैं मुरली बेच रहा हूँ, मिठाई बेच रहा हूँ, खिलौने बेच रहा हूँ, तो कभी कभी मुझे अपने उन बच्चों की झलक उनमें दिख जाती है, उन बच्चों में। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मतलब मिठाई वाला कहता है कि ऐसा मुझे लगता है जैसे इन बच्चों में ही मेरे वो दोनों बच्चे समाहित हो गए हैं, और उन्हीं के समान ये सब भी हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है। मिठाई वाला कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मिठाई वाला कहता है कि आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, और जो मेरे पास नहीं है वो इस तरह मैं सामान बेचकर पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा।
उसकी आँखें आंसुओं से तर हैं। तो रोहिणी क्या करती है, उस मिठाई वाले की तरफ देखती है। उसकी आँखें जो थीं वो आंसुओं से भीगी हुई थीं, तर यानी भीगी हुई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। उसी समय क्या होता है कि रोहिणी के जो दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, वो वहाँ आ जाते हैं और अपनी माँ से लिपट कर कहते हैं कि अम्मा मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे लो। मिठाई वाला कहता है मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। ये कहकर वो क्या करता है, कागज की 2 पुड़िया बनाता है जो मिठाइयों से भरकर चुन्नू मुन्नू को दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी भीतर से पैसे फेंक देती है। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जाए भाई। दादी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ये अपने पैसे लिए जाओ भाई, ऐसे मत जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और फिर वो ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर फिर उस मधुर स्वर में कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये भाग जो है आपका कहानी का यहीं पर समाप्त होता है। यहीं पर आपकी ये कहानी भी समाप्त हो गई, जिसके लेखक जो हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, यदि करती हैं तो क्यों। आपकी राय में क्या यह सही है। तो ये आपकी कहानी से जो थे ये प्रश्न थे, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो बस आप इतना लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।